वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। इस सेगमेंट में मौज़ूअ गुफ्तगू थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। बात होगी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। हफ्तावारी ये सिलसिला है, आज ही के रोज़ जारी रहता है। तो प्रोग्राम के सिलसिले में उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सवालात आपके मेरे पास मौजूद हैं, तो कोशिश करूँगा इसके ऊपर आज गुफ्तगू करूँ। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हरदिल अज़ीज़ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आपसे गुफ्तगू होगी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और सवालात वही जो हमारी पिछली नशिस्त में बात हो रही थी, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के हवाले से, रेजिमेंटल ट्रीटमेंट्स के हवाले से। और एक सवाल बड़ा दिलचस्प आया, वो ये कि इस ट्रीटमेंट के साथ और इसके साथ साथ बिल्कुल कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो लेना ज़रूरी होती हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जैसे अगर कोई एक ट्रीटमेंट का, जैसे हिजामा ट्रीटमेंट है, उसकी तरफ जाता है तो वही समझता है ये मुकम्मल इससे इलाज हो जाएगा या मुकम्मल परेशानी हमारी जो है वो ख़त्म हो सकती है, बीमारी ख़त्म हो सकती है। जबकि आपका इसमें तासुर मुझे मालूम है कि इसमें मुख्तलिफ है। मैं चाहूँगा ज़रा उसको डिटेल एक्सप्लेन करें कि क्यों ज़रूरी है कि कहूँ कि पहले एक तरीका कार होता है, आप एक उसकी शनाख्त करते हैं प्रॉब्लम की, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट के बाद एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर आखिर में जाके इस ट्रीटमेंट को इख्तियार किया जाता है। तो ये तरीक़ाकार है क्या? ज़रा मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर दें ताकि ये बात समझ में आए कि सिर्फ एक ट्रीटमेंट जो है वो मसले का हल नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई माशाल्लाह, सवाल जो होता है ना वो अभी आपने किया तो पिछली नशिस्त के मुताबिक है, जी। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट मूड में किया है और बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये। यानी इसकी एक अलग अहमियत है ठीक है। कि अब मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, उनको शियाटिक इशू था। जी। तो जब उनको हमने अपनी थॉट के बारे में कंप्लीट बताया कि हम जो है पहले आपको जो है वो ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके अंदर जो है वो आपको परहेज़ भी करना है, ग़िज़ा का भी ये करना है। फिर हम आपको जो है ना वो लुब्रिकेशन जो आपकी कम हो गई है, हम उसको बॉडी के अंदर पूरा करेंगे और बॉडी के अंदर हरारत को पूरा करेंगे एक्सटर्नली। और एक्सटर्नल एंड पर हरारत के साथ साथ आपकी जो बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स भी हम एक्सटर्नली अपने जो आपको भाप देंगे, स्टीम देंगे, उससे पूरे करेंगे, ताकि बॉडी के अंदर जो डीप मसल्स जो हैं वो डीप स्लीप में जा रहे हैं या चले गए हैं, वहाँ पर स्टिफनेस आ रही है या मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, किसी भी वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, तो वो जो है वो अपनी जगह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। जब वो चेंज करेंगे तो आपको बेहतरी फील होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम करेंगे तो वो दरअसल हिजामा होगा। राइट। वो टॉक्सन जो ब्रेक हुई हुई थी, वो बिल्कुल चिपकी हुई थी जो है हमारे टिश्यूज़ के साथ, हमारे मसल्स के साथ, वो सर्कल नहीं होने दे रही थी, उसको हम खारिज करेंगे। उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। फिर आपने अपनी एक्सरसाइजेज और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपनाए रखना है, कभी भी आपको कुछ नहीं होगा। तो वो पेशेंट ने मुझे जवाब ये दिया कि मैं तो सर जी हिजामा तो नहीं करवाऊँगा, इसको तो निकाल लें। मैंने कहा जी क्यों नहीं करवाएंगे? तो उसने बोला कि हिजामा मैंने बहुत दफ़ा करवाया, वो एक जो है ना, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, अब मैं गलत हूँ ठीक हूँ, तो मुझे तो वो समझ में नहीं आया। फ़ायदा नहीं हुआ, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ? उसने कहा जी वो ब्लड जो है वो निकाल कर दिखा रहे थे मुझे कि ये देखें जमा हुआ खून है। तो खून निकलने के बाद तो ऑक्सीजन जब उसको नहीं मिलेगी और वो तो जम जाएगा, उसकी तो साइंस ही यही है। तो ये जो है ना, मुझे धोखा लगा, मुझे ये फ्रॉड लगा, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, अब ये है कि जब मैं करूँगा तो आपकी ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो हिजामा करेंगे आपको, हमारे हिजामे में हमने आपको डे फर्स्ट नहीं करना, डे सेकंड नहीं करना, ये कम से कम ऐसे ऐसे आपकी जब तक ये पूरी डीप से हम इनको निकाल नहीं देंगे, आप अपनी अगर बिल्कुल चल नहीं सकते, आप अपनी एक प्रॉपर वॉक और उन चीज़ों पर जब आ नहीं जाते, जब तक हम नहीं करते। वो अल्हम्दुलिल्लाह वही पेशेंट जब हमने उसको हिजामा किया, तो हिजामा के बाद डस्टल वाटर में वो जो फासद मवाद था
जो उसको फसद करने के बाद हमने खारिज किया था, तो वो हमने उसके अंदर डाल दिया डिस्टल वाटर में। तो डिस्टल वाटर में उसको हल्का रब जब किया तो क्या हुआ कि उसके अंदर से जो वाइट लेयर्स थी बाकायदा वो अलग हो गई, और डेड सेल्स जो थे, जो ब्लड सेल्स थे, वो अलग हो गए। ठीक है जी। जब ये चीज़ अलग करके तो उनको एक एंड से बाकायदा यूं लंबी तार की तरह दिखाई कि ये तार की तरह बिल्कुल ये बनी हुई है, ये बताएं कि ये मैंने कैसे बनाई होगी। बिल्कुल ठीक है। इस पर वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। ठीक है जी। फिर उनको ये बात बताई कि ये वही लेयर्स हैं जो हमारे मसल्स के साथ, हमारे टिश्यूज़ के साथ, हमारे डेड सेल के साथ ब्रेक होके और उनके अंदर मज़ीद बिगाड़ पैदा कर रही होती तेज़ी से। सही। तो ये खारिज करवाने के लिए पूरी बॉडी के अंदर एक हरारत को मेंटेन करना दरअसल ट्रीटमेंट है, इलाज है। अगर सपोज हम किसी चीज़ को आदतन या देखा देखी कर रहे हैं, जैसे हमारे हमारे इस खित्ते में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। मैंने देखा कि जी माशाल्लाह यासिर भाई बैठे ऐसे सवाल कर लेते, मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सी साइंस। अब मैं भी जनाब आला साहब मैंने ये बात देखी ही नहीं कि यासिर भाई की एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है, उनकी जो है वो थिंकिंग क्या है, उनका विजन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो कब से अपने फन के साथ जो है ना वो लगे पड़े। कैमरा मैन को मैंने देखा, मैंने कहा लो ये कौन सी बात है, ये सेटिंग तो मुझे भी आती, मैं भी कर लूँगा। इस तरह हमारे यहाँ ना लोग मुआलिज बने हुए हैं। तो वो देखा देखी, और अल्लाह माफ़ फरमाए, अब वो सबसे माजरत के साथ कईयों को मेरी बातें बड़ी तलख भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। तो बात ये है कि हम इस तरह से किसी थॉट को जब सीखेंगे ना सर, जैसे अभी पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि हम एआई का सहारा लेकर किसी चीज़ को अगर हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम उसको उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं बांध रहे, हम उसको सिर्फ जो है ना वो करके और बस कहते हैं कि हमें भी आ गया, ऐसा ही हमें भी पता ही है। अब जैसे कल हमारे जो है वो मुआलिजीन का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक मुआलिज हैं, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो बड़े फ़ख्र से एक इतना जो है ना समझ लें कि ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर पाबंदी लग सकती है सब हुकामा के ऊपर, और बिल्कुल ऐसे फर्श पे बंदे को खड़ा किया हुआ और उसको फसद कर रहे हैं, और जिस तरह से कर रहे हैं, जो चीज़ें यूज़, जो टूल कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें इंतहाई किसी जगह पर कोई हाइजीन का, सफाई का ख्याल किसी चीज़ का नहीं रखा जा रहा, और रोड के ऊपर बैठे वो मामलात कर रहे हैं, और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि ये हमने दर्द को ठीक कर दिया। अब वक्ती आपने दर्द को तो ठीक कर दिया, मान लिया, बाद में जो उसके साइड इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी भोगता रहेगा, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा। वो होंगे, वो लाजमी होंगे। हिजामे के लिए मैंने बहुत पहले आपके साथ प्रोग्राम में हिजामे के लिए हमने ये सब चीज़ें आलमोस्ट डिस्कस की हुई हैं कि इसके लिए जो ये ब्लेड है, ये जो है शेविंग ब्लेड यूज़ नहीं करना। शेविंग ब्लेड जो है वो हमारी शेव के ऊपर एक्सटर्नल के लिए है, वो इंटरनल के लिए नहीं है। बल्कि वो अगर स्किन पे लग गया तो वहाँ 99-100% चांसेस हैं कि कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्लेड के अंदर जो मेटल यूज़ हुआ है, जो लोहा यूज़ हुआ है, वो कितना ज़्यादा जो है स्किन के लिए और एक्सटर्नल एंड पर नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर। अब इसके ऊपर हमारे कोई भी मुआलिजीन बात नहीं कर रहे। ठीक है सर। और उनको मेरा ख्याल है टाइम भी नहीं है उनके पास, और शायद उनको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों की फ़िक्र है कि ये जो फेलियर्स हैं, हम इन्हीं फेलियर्स को एक दहाई में हम जो है किसी भी एंड पर जो है उसको जो है वो पहला करते हैं, एक डिजीज़ के लिए पहले मेहनत करते हैं, फिर नेक्स्ट उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए लगे पड़े होते हैं, फिर उससे अगली दहाई के अंदर हम उस ट्रीटमेंट के ऊपर अपने आप को बड़ा कामयाब समझ रहे होते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग बेचारे हॉस्पिटलों की जीनत होते हैं।
तो सर बात यह है कि किसी भी चीज़ के हिफाजती इक़्तिदामात, जो बुनियादी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसकी एहतियाती तदाबीर हैं, वो लाज़म मलज़ूम है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम ये काम ना करें। अब अक्सर आप मेरी बात को वो करते हैं कि वो मैं कहता हूँ हजामेबाज या दवाबाज। ये बेसिकली दवाबाजी, हजामेबाजी या दवा जो है ना फरोशी, ये एक अलग मामला है। हमारा ये मुआलजीन का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो क्वालिफाइड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो है हमारे एक बाकायदा तंजीम के मेंबर्स हैं, जो लोग बाकायदा इन चीज़ों को ज़िम्मेदार हैं, वो इस तरह का कोई काम नहीं करते। वो पेशेंट को पूरी की पूरी रिकवरी दिखाते हैं कि देखें ये पेन किल नहीं हमने की है, हमने रिकवर्ड किया है। क्या रिकवर्ड किया है? जो आपका RA फैक्टर बढ़ रहा था, वो क्यों बढ़ रहा था? वो अंदर ये लेयर्स जो थी मुंजमद हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे थे, बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रहे थे, यूरिक एसिड बढ़ रहा था। ये देखें, ये हमने निकाला है, तो इससे ये वेन्स सारी क्लियर हुई हैं। अब आपका ये इशू ख़त्म हो गया है, अब आपने इसको मेंटेन करना है। सिंपल सीधी सी बात है, जो कि करने से हम लोग कासर भी हैं, करना चाहते भी नहीं। और हम लोगों का जो है ईमान का ये हालत हो गई है कि हम कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो हमारे पास किसने आना है। ठीक है सर, बड़े बड़े मुआलजीन हमारे जो हैं वो इस तरह की जो है वो गुमान रखते हैं कि उनके ऊपर अफसोस होता है कि असल जो चीज़ है वो आप क्यों छुपा रहे हैं, असल जो बात है वो क्यों नहीं बता रहे। आप बेदार करें, आप हर किसी को बताएं कि भाई आप अपनी हर चीज़ के बारे में, ख़ास तौर पे इलाज मुआलजे के एंड पर तसल्ली करें कि आप जहाँ पर इलाज मुआलजा जिस थॉट पे करवा रहे हैं, जिस एंड पे करवा रहे हैं, करने वाला उसकी क्या जो है ना वो सलाहियत है, अहलियत क्या है, उसने इस पे क्या काम किया है। सर मैं रेजिमेंटल ट्रीटमेंट का जो आपका सवाल है वो अभी उसको दूसरी एक उस एंड पे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रेजिमेंटल एंड पर मेरे पास जो पेशेंट रेफर्ड आते हैं, मैं सिर्फ उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, आम आए हुए बंदे का ट्रीटमेंट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। बल्कि उससे जो है हम सिर्फ जो वो है उसको अटेंड करते हैं, उसको इस्लाही बातें करते हैं और चलता बनाते हैं, रवाना कर देते हैं। क्यों? उसकी वजह ये कि वो साइकोलॉजिकली जो है ना वो अपना माइंडसेट लेकर ही नहीं आया। वो अपनी इस चीज़ के लिए आया ही नहीं है कि मैं इलाज करवाने आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो एक जस्ट एक जिसे कहते हैं ना कि वो अपना एक वो उसके लिए आया है कि एक टारगेटेड वो काम है, वो करना है, खुद को तसल्ली देनी होती है कि मैं इलाज तो करवा रहा हूँ जी। ये है तो वो जो है ना वो कभी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता जी, क्योंकि वो नेगेटिविटी ही निकालता रहता है, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे। जो इलाज करवाने के लिए आता है, जो रेफर्ड पेशेंट होता है, जिसको पता होता है कि मैंने अब ये तकलीफ से जो है ना किसी तरीके से निकलना है, वो सर हर एज में निकल जाता है। अभी जो मेरे पास पेशेंट हैं वो 55 प्लस हैं, सीधे नहीं खड़े हो सकते थे। ठीक है जी, माशाल्लाह से कल मेरे साथ फिरते रहे, घूमते रहे, हम अच्छा भला हर चीज़ हमने इसीलिए चले गए कि चले मैं देखता हूँ कब कहाँ दर्द होती, कैसे होती। मार्केट भी घूमे, बाइक पे सफ़र भी किया, सारा कुछ किया। उसके बाद उन्होंने कहा यार मैं बिल्कुल ईजी हूँ। ठीक है जी, तो सर ये है रिकवरी, ये है रेजिमेंटल ट्रीटमेंट। रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के पोर्शंस हैं। सबसे पहले आपने मरीज़ को परहेज़ का बताना है, उस पर पूरा ब्रीफ करना है कि ये चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं, अवॉइड करेंगे पहले फेज के अंदर। ये चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं, ये नहीं खानी। फिर उसके अगेंस्ट आपने ग़िज़ाई तरतीब उनको बतानी है। जब वो ग़िज़ाई तरतीब और परहेज़ हो जाएगा, मेरे उस्ताद जो थे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो सर 15 दिन तक बंदे को डाइट प्लान लिख कर दे देते थे, कहते थे पहले 15 दिन इस पे काम करो, फिर आओगे, फिर आपको देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इस पे कितना अमल किया है, नहीं किया है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर आपकी कोई इलाज मुआवजे की बात करेंगे, अदरवाइज आप जाएं। ठीक है जी, नहीं देते थे। उनका असूल था, कानून था उनका कि कोई मरीज जो है आते के साथ उसको अटेंड नहीं करना है।
आते के साथ उसको दवाई नहीं दे देनी। वो कि आपके पास दवाइयों के स्टोर हैं, आपने इसलिए नहीं बनाए, दवाइयाँ बेचने वाले नहीं बनाए। हमारे यहाँ तो एक ख्याल यही पाया जाता है, जैसे आपने कहा ना, कि जी। पहली शर्त ही ये होती है और उसके बाद हो भी ये रहा है माजरत के साथ। हमारे यहाँ तो कल्चर ही क्योंकि इस तरह का है कि दवाइयों के ऊपर ज़्यादा जोर है। और एक और भी प्रॉब्लम ये है कि शायद जिसको इलाज की ज़रूरत है वो खुद भी, ये एक दिमाग उसका बन चुका है ऐसा कि वो जब तक उसको दवा नहीं दी जाएगी वो अपने नॉलेज को सही समझेगा ही नहीं। एलोपैथिक के अंदर भी हमारे यहाँ कुछ दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि हमारा माइंड ऐसा बन चुका है कि एक आध अगर कोई मेडिसिन लिख कर दे दी जाए तो वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती। वो आपको अच्छा डॉक्टर मानने के लिए ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ तो एक ही दवा लिख के दी है। जब तक आप पर्चे को पूरा लाल नहीं करेंगे नीचे तक, तो वो तो आपको डॉक्टर मानने के लिए ही तैयार नहीं होगा। वो कहेगा इससे तो मुझे शफा मिल ही नहीं सकती। तो जब ये माइंड सेट हो तो फिर तो आप बिल्कुल सही है कि पहले इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाए कि पहले उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट। तो कितने रह जाते हैं पीछे फिर? सर देखें, मुआलज पहले बनना है हमने। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर हम मुआलज नहीं हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी ज़रूरत और उसकी तमा के मुताबिक हम अपने आप को चलाई जा रहे हैं, तो फिर हम मुआलज नहीं हैं। हम कभी भी किसी की इस्लाह के लिए काम नहीं आ सकते हैं। फिर हमें अल्लाह ही पसंद नहीं करता कि हम किसी के काम आए, उसका कानून ही नहीं है। वो कहते पहले खुद तो ऐसे हो जाओ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि नजर नहीं है तो मेरे हल्का सुकून में ना बैठ, कि नुक्ता हाय खुद ही है मिसाल तैगे सी, तलवार की नोक के ऊपर खड़े होना पड़ेगा, फिर आप किसी के काम आएंगे। आपने किसी के काम भी आना है सर, तो उसके लिए आपको इतना बारीक भी और इतना जो है हसास, इतना आपको जो है सेंसियर, इतना लॉयल, इतना मुखलस होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप मुआलज नहीं है, नहीं हो सकते। आप कोई और काम कर लें या कोई और काम करने की तरह आप इस फील्ड को अपना जो है वो करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब। आप एक जो है मकसद जनरल स्टोर जैसे चला रहे हैं या कोई स्टोर मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह आप अपने मरीजों को अटेंड कर रहे हैं, मरीजों के साथ आप अपनी डीलिंग कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं। अब एक मरीज आता है, वो कहता है जी मुझे तो जो है ना पहले डॉक्टर बड़ा अच्छा मिला था, उसने 20 दवाइयाँ लिख कर दी थी, वो दवाइयाँ मैं जैसे खाता था ठीक हो जाता था। अच्छी बात है, उसको दवाइयाँ बेचें आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको यही कहते हैं कि भाई दवाइयों की जगह पर अपनी डाइट पे तवज्जो कर लो, अपनी डाइट जो है ना वो इस्लाही कर लो। अगर आप इतना अफोर्ड करते हैं कि आप उल्टी सीधी जो है रंग बिरंगी ड्रामेबाजी करने से आप इनको इस्लाही एंड पर, ग़िज़ाई एंड पर अपनी तरतीब बनवाएं। पहले हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो ग़िज़ाओं की इस्लाह किया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही। वो ग़िज़ाओं में ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं बनवाते थे कि ये जो ग़िज़ा है ये मेरी सर्दियों के मुताबिक है, ये मेरी गर्मियों के मुताबिक है, ये मेरी इस मौसम के मुताबिक है, ये मेरी इस मौसम के मुताबिक है। और उन सब ग़िज़ाओं को उन मौसमों के मुताबिक वो बनवा के रखते थे, अफोर्ड करते थे। अब लोग इस एंड पर जो है वो भी नहीं करते। ठीक है जी, ग़िज़ाओं के ऊपर तवज्जो नहीं है और दवाइयों के ऊपर मेंटेन करने की। देखें बॉडी है हमारी, हमारा जो जिस्म है, इसके अंदर तमाम जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी की सारी हमारी यही मशीन बनाती है। एक्स्ट्रा होने पर उनको खारिज भी करती है, जितनी उसको ज़रूरत होती है बनाती है। अब बात यह है कि हमने ग़िज़ाएं वैसी देनी है कि हम उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिस्म के साथ मददगार हो। जो ग़िज़ा हम लोग खा रहे हैं आजकल, हम लोग खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में, वो खा रहा है मैं भी खाऊंगा। ऐसा ही वो खा सकता है, मैं क्यों नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। वो रात को 3 बजे अगर फर्ज करो ऑर्डर देकर अपना नुकसान करवा सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपना नुकसान करा सकता? बहुत खूब। वो उसके साथ लाल पीली नीली चीजें पी सकता है, तो मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं तो इससे भी ज्यादा नुकसानदेह चीजें कर सकता हूँ। हम इस रेस से जब तक नहीं निकलेंगे, इस साइकी से नहीं निकलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे, इस एहसास कमतरी से हमारी जान नहीं छूटेगी जब तक हम किसी भी बीमारी से बाहर नहीं आ सकते।
बिल्कुल ठीक है। बीमारी से बाहर आने के लिए, सेहत की तरफ आने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले बुत मरीज के तोड़ने चाहिए एज आ मुआलज। उसको ये समझाना चाहिए, उसके ऊपर टाइम देना चाहिए, उसको इस बात के ऊपर जो है वो गौर करवाना पड़ेगा कि भाई आप जो है सबसे पहले अपनी ग़िज़ा की तरतीब बेहतर करें, इसकी टाइमिंग बेहतर करें। टाइमिंग के बाद फिर आपकी जो है बाज़ औक़ात जो है वो क्रेविंग हो रही होती है और वो हमें एड्स इस तरह के दिखा दिए जाते हैं टीवी चैनल्स पर और दीगर जगहों पर के हल्के फुल्के में इस तरह अपना नुकसान करें। तो हम जो है ये कहते हैं कि पहले भी ये क्रेविंग होती थी जब से अज़ल से। उस वक़्त ये नहीं था तो लोग क्या करते थे, सर चने रखें अपने पास, इस तरह की चीज़ें रखें जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को नुकसान ना दें। प्रिजर्व की हुई चीज़ों से बचने के लिए हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं कि वो उनके ऊपर जो लगी हुई हैं और फिर मैदे जो हैं वो हमारे निज़ाम ख़राज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इस वक्त 99% बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी निज़ाम ख़राज की हैं। हमारा गट सिस्टम ख़राब है, हमारी आंतें ख़राब हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, हमारी जनाब आला साहब जो है वो ग्लैंड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, लीवर का इशू हो रहे हैं, हमें शुगर के इशू हो रहे हैं, हमें जो है किडनियों के इशू हो रहे हैं, हमारे लंग्स ख़राब हो रहे हैं। सर हर चीज़ की बुनियाद ये है कि हम एतदाल की ग़िज़ा खाएँ, मसनून तरीके से खाएँ, जो हमारा असल जो वो है उसके मुताबिक खाएं। ठीक है सर। नरम ग़िज़ा के साथ जो है वो बिल्कुल एक जैसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके अपनी जो भी आप उसके साथ रोटी खा रहे हैं उसको करें। उसके साथ पूरी गंदम को भी इस्तेमाल ना करें। एक तो मैदे के साथ साथ हम कहते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो उसको जो है उसके अंदर जो है किसी भी तरह से आपको नुकसान दे रही हो, निज़ाम ख़राज को डिस्टर्ब कर रही हो, उनसे बचना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं, और भी सवालात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक एक छोटी सी लेनी होगी यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जो है वो आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम सवाल कर रहे थे मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के हवाले से, रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, और मुख्तलिफ़ तरीका है इलाज उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, कैसे फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा अहम सवाल, ये अक्सर लोगों के लिए मसला बन जाता है, ये फोड़ा फुंसी और इस तरह का जो मामला हो जाता है, ये बड़ा लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, और अब तो बहुत मामला ख़राब होते चले जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जो है कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये रीढ़ की हड्डी के आसपास एक सवाल था कि एक मखसूस जगह पे जब वो निकल आया और उसके बाद तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि वो ख़त्म होने के बावजूद तकलीफ़ अपनी बरकरार है, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? और सवाल ये है कि सबसे पहले उसकी बुनियाद क्या है, उसको कैसे रोका जाए इस सिलसिले को, और अगर ये खुदा ना करे अगर हो जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट पशु की जाती है? मैं चाहूँगा ज़रा इसका भी जवाब दे दें, क्योंकि ये सवाल लोगों की तरफ से मौसूल हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। सर ये देखें, हम इसमें अगर हमारी कदीम किताबों में जाएंगे तो अब इसके साइंटिफिक जो है वो नाम आ गए हैं, वरना इसको यही कहा जाता था कि जहरबाद निकलती है जी। तो बाज़ औक़ात तो ये जो है हमारे मक़द के राउंड अबाउट में ये इसका जो है ना इखराज होता है, और बहुत सारे लोगों को ये लोअर पोर्शन में जो हमारे पिंडली के राउंड अबाउट में दाना बनता है, और बहुत सारे लोगों को ये कमर के जो है स्पाइन के किसी भी जो है ना हिस्से में बन सकता है। इसमें ये होता है कि वही टॉक्सिन्स जो हम हिजामा से खारिज कर रहे हैं, वही जो है मैस्कुलर जब क्रॉनिक हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको खारिज करवाने के लिए उसको वहाँ बनाना शुरू करता है, तो एक दाना टाइप बनता है। अब हम लोग दरअसल ना फिर वही बात आ गई कि मुआलज तो है नहीं, मरीज भी जल्दी में होता है कि जो भी सिम्टम्स बने हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है जी। अब मुझे प्यास लगी है, मैं चाहता हूँ बस जैसे ही लगी है फटाफट पानी पी लूँ, जैसे ही हल्की क्रेविंग हो रही है मुझे
फटाफट उसका रिएक्शन में अपना जो है वो नुकसान भले हो रहा है मैं कर दूं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब बेदार होता है तो हमें जो है ना सिर्फ फीलिंग होती है कि शायद हमें इस वक्त जो है या भूख लग रही है या प्यास लग रही है, ये क्रेविंग, वो झूठी भूख झूठी प्यास होती है। जब हमने ध्यान दिया कि भाई हमने थोड़ी देर पहले ग़िज़ा ली है, उसके साथ पानी पिया है, अब हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत नहीं हो सकती, हमें नहीं पीना, तो दरअसल ये है हमें अशरफुल मखलूक़ात होने का हमारा सबूत कि हम अपनी मशीनरी को समझ रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स आए हैं ये साइकोलॉजिकली आए हैं, हमारा फिज़िकली इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले स्किन डिजीज़ के लिए इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें ईचिंग हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें तंग कर रही होती हैं, हमारी जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो हमें तंग कर रही होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती। अब इसके ऊपर जब हम आते हैं तो हम जब देखते हैं कि ये जो है क्रॉनिक गट प्रॉब्लम है, ये आंतों का, बड़ी आंत का मसला है। रेक्टम से लेकर जब हम उसको फिर हिस्ट्री लेते हैं, उसको चेक करते हैं, तो वही इशू होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ग़िज़ाई तरीक़ाकार बहुत सारे हैं। ठीक है सर। एक तो सबसे पहले कि आप अपना ग़िज़ा को चेंज करें। ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें खाएं जो आपकी आंतों की इस्लाह भी करें, उनको, उनके अंदर जो भी अल्सरेशन बन रही है, अल्सर बन रहे हैं, ज़ख़म हो रहे हैं, वो चीज़ें जो ऐसी हैं जो मसल्स के साथ हैं, वो बाहर दाने की तरह स्किन डिजीज़ बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब उनके ऊपर हम चले जाते हैं कि ये फ़ौरन ठीक हो जाना चाहिए। वो बैक्टीरिया जो जहाँ वो वहाँ बने हैं एक्सटर्नल एंड पर, जो हमारी स्किन को सिक्योर कर रहे होते हैं, हम उनको मज़ीद बेड़ा गर्क करने के लिए अपना एहतमाम शुरू करते हैं जी। करते रहते हैं। वही जहर जो बॉडी खारिज करना चाह रही थी वो उसको खारिज नहीं कर पा रही, हम उसको उसकी उस इम्यून सिस्टम को स्लो करी जा रहे हैं। ठीक है सर। बहुत सारे तरीके हैं, मैं उनको लंबा हो जाएगा जवाब ना, कि वो सारे के सारे हमारी इम्यूनिटी को ड्रॉप करने की अद्वियात हैं, इम्यून सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं, आंतों को मज़ीद स्लो कर रहे हैं। अब क्या है, अब वो अंदर नीचे एक अपनी जहर जो है वो बन रही है और क्रॉनिक हो रही है, पक्की हो रही है। अब वो एकदम तो नहीं बनी, फिर हम कहते हैं एकदम ये हुआ, एकदम ये हुआ, एकदम ये, अच्छा ये फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह का कानून चेंज हो गया। मैं तो अक्सर मरीजों को ये कह देता होता हूँ कि इसका मतलब ये है कि खालक ने तख्लीक का निज़ाम चेंज कर दिया। सवालिया निशान, सवालिया बात मेरी फिर आगे से ये होती है, अल्लाह कह रहा है कि कोई भी तकलीफ तुम्हें ऐसे नहीं आती। ठीक है जी। उसकी साथ उसकी इस्लाह की सब चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी इस्लाह करो। ठीक है सर। हम कह रहे हैं एकदम उसको ऐसे हुआ और एकदम आनन फानन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए हम पूरा एक एहतमाम करते हुए आ रहे होते हैं, मसनूई तौर पर अपनी बॉडी को मेंटेन करना। जो पहले मैंने ब्रेक से पहले मैंने एक बात करी, क्या कि हम अपनी ग़िज़ा को अपने जिस्म के साथ, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक मेंटेन नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ये महंगी पड़ती है, ये फ़लानी है, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर कड़वापन है, इसके अंदर ये है। हमें बचपन से हमारे उस्ताद ने, हमारी वालदा ने हमें जो है इसी तरह किया कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब मौसम जो है वो बारिश वाला भी है, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप ये चीज़ें खा लो ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपकी स्किन को ये चीज़ें सिक्योर कर दें। अब हम उन चीज़ों को करते नहीं, बिस्तरों में पड़े रहते हैं। ठीक है सर। ऑक्सीजन हमारी जो है ना बॉडी में पूरी होती नहीं, पानी की मिकदार सही मानों में ऑक्सीजन वाली फिर नहीं होती, प्लास्टिक की बोतलों में पी रहे हैं हम। अब सर ये सारी चीज़ों से जो नुकसान हो रहे हैं,
हमारी स्किन जो है सेंसिटिव हो रही है, इंतहाई ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। स्किन डिजीज़ जो बन रहे हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो आंतों की क्रोनिक बीमारियों का शिकार है। अब हम उनको कहते हैं कि जी इसका तरीकाकार ये है कि या तो सालों साल चलना पड़ेगा, या फिर इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये कॉस्टली हैं, ये मेंटेन कर लें। अब वो कहते हैं नहीं महंगा भी ना पड़े, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इतनी महंगी पड़ती है, महंगी भी ना पड़े और सस्ती सस्ती भी हमारी जो है वो इलाज भी कर दो। सर ये चीज़ें फिर उस एंड पर लेकर आती हैं मुआलिज को कि वो फिर मजबूर हो जाता है कि अब उसने रोटी रोजी तो खानी, बिल्कुल ठीक है। वो फिर लाल पीली जो आप कह रहे थे ना वो पर्ची भरता है कि जाओ बेड़ा गर्क कराओ, लो खरीदो, बिल्कुल ठीक है, खाओ पियो, ठीक हो नहीं या नहीं हो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो फिर वो मुआलज नहीं है, वो दवाबाज है, वो दवासाज है, वो मुआलज नहीं है, बिल्कुल ऐसा। उसका इलाज मुआलजे से ताल्लुक नहीं है। कर रहे हैं, ठीक है जी, लोग कर रहे हैं। और मरीजों का दरअसल मरीज खुद मजबूर करते हैं उनको ये काम करवाने पर, उनको इस एंड पर लाने पर मरीज मजबूर करते हैं। मुआलिज पहले ऐसा नहीं होता, कोई भी वो मजबूर हो जाता है कि अब मेरा घर बार कैसे चलेगा, अब मेरी सर्वाइवल कैसे चलेगी। वो फिर अपने एक्सपेंस कम नहीं कर रहे, अपने आप को वो नहीं करता, क्योंकि ये एक वो आ जाती है, दरवेशी आ जाती है, या ये एक वो आ जाती है कि यार अपने आप को जो है ना उस वक्त आप समेट लें थोड़ा सा, ठीक है जी, वो कोई करना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स है ना, एहसास कमतरी है ना, तो वो क्या है, वो उनको मेंटेन करने के लिए लोगों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, नुकसान किसका हुआ, नुकसान उस डिजीज के साथ उस मरीज का हुआ, और उस मरीज के साथ पूरे एक मुआशरती निज़ाम का बिगाड़ हुआ, जिसके साथ वो एक बीमारी 100 लोगों के जनाब बिगाड़ने का सबब बनी, और उसकी जनाब अल्लाह साहब कई नस्लों तक वो बीमारी गई, और उन सब चीज़ों का वबाल जो है वो जो मुआलज का बनाकर लिबादा ओढ़ कर बैठा हुआ बंदा है उस पर आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो शिफा का बहस नहीं बना, वो उसको तकलीफ लंबी करने का बहस बना। अब डॉक्टर साहब ये कि जो कराची से बाहर लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि तरीक़ाकार क्या है आपसे रब्ता करने का, और काउंसलिंग के ज़रिए भी मसाइल हल हो सकते हैं। ये तो बात तय है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं या आप हमेशा करते आए हैं, ये बातों से बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं। तो वो जो पेशेंट देख रहे हैं आपसे रुजू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार आपने वज़ा किया है कि वीडियो कॉल के ज़रिए उनको बताया जाए, अगर कोई वो है दूर दराज इलाकों में है, वहाँ बैठे हुए आपसे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं तरीक़े इलाज से, तो चाहूँगा ज़रा उसके बारे में अगर कोई तरतीब बनाई हुई है तो उसका भी यहाँ पे तस्करा कर दें, क्योंकि वो शहर के बाहर से भी वो लोग कॉल करते हैं कि अब इतनी दूर आना हमारे लिए मुश्किल है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, ज़रा फरमाएं। सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मरीज़ जो हैं वो आउट ऑफ सिटी से ही इस वक्त मेरे पास जो रूटीन के मरीज़ हैं वही चल रहे हैं। ठीक है, एक जो है वो इधर से आया हुआ है वज़ीराबाद साइड से, कोयटा से आए हुए हैं, तो कंटिन्यू है वो जो है बड़े अरसे से अपनी जो है तकलीफ़ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर हैं। ठीक है जी। इसी तरह पिछले दिनों हमारे पास लंदन से पेशेंट आए हुए थे और वहाँ से बाकायदा डॉक्टरों ने भेजे थे। ठीक है जी, अल्लाह पाक ने उनको भी, मैंने आपको उनकी पूरी वो फाइल दिखाई थी कि वो वहाँ पर जो है ऑपरेट के बगैर सलूशन ही नहीं था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया, वो वही पेशेंट जो 3 मिनट वॉक नहीं कर सकता था, वो यहाँ 3 घंटे वॉक करके अपना वापस गए, बेहतरीन सेहतमंद, जो चल फिर नहीं सकते थे। अभी भी जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकते थे। तो जो ऐसे पेशेंट हैं उनको तो आना ही पड़ेगा। वो बहरहाल जब रब्ता करते हैं हम उनको बता देते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। तो बाज़ औक़ात मेरे कोयटा के पेशेंट होते हैं तो मैं कोयटा में होता हूँ, जब वो उनकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है। इसी तरह दीगर शहरों में होते हैं तो मैं जाता हूँ, तो उनको ट्रीटमेंट तो ये प्रॉपर जो है ना, ये मैनुअल ट्रीटमेंट है। इसमें कहीं भी हम कोई किसी किस्म की मशीन यूज़ नहीं करते कि हम उनको उनकी वाइब्रेशन को, उनके वो जो वाइब्रेटर लगाकर या उनको जो है कहीं जो है वो हम मशीनें लगाकर वो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो करंट को पैदा कर कर या नीडल्स के साथ उनको वो प्रेशराइज कर कर
वो चीज़ें ड्राई करती हैं, टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, मसल्स को डैमेज करती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वीकनेस पैदा करती हैं, ग़िज़ाएँ वैसी हैं नहीं। तो इस वजह से हम मैनुअली पूरे प्रोटोकॉल करते हैं। वो थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारा रिकवर्ड हो जाता है पूरे पूरा। तो अब जो पेशेंट आउट ऑफ सिटी से सिर्फ वो मशवरा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उनको दयानतदारी से पूरी बताते हैं, टाइम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। और दूसरा ये कि उनको जो है उनकी ज़ुबान की तस्वीर मंगवाते हैं, उनकी ज़ुबान के मुताबिक उनको जो हमें समझ में आ रहा होता है हम शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जिनकी अल्लाह पाक ने लिखी होती है इस्लाह वो हो जाती है। तो जिसका सफ़र लिखा हुआ होता है फिर अब उसको क्या कह सकते हैं, उसको यही कहते हैं कि आप आएँ, इस जो है ना थॉट को समझें, इस जो है ना इसके ऊपर अमल करें। अमल के बगैर आप अपनी जो है ना सेहत को बहाल नहीं कर सकते। अब कल एक पेशेंट आया हुआ था तो उसने कहा जी मैं ये खाता हूँ, मिसाल अब दे देता हूँ कि कोई पान गुटखा खाता था वो, तो उसको बताया कि भाई ये आपको इतने दिन तक नहीं खाना जी। तो उसने कहा जी ये मैं नहीं छोड़ सकता। बताइए सर आप बिलीव करें, हमने भी बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको कहा कि हमारे इलाज क्या, हमारे बड़े भी आकर करेंगे, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये बैरियर्स हैं जो पेशेंट एंड के बैरियर्स होते हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि मुआलज को हमने पैसे दे दिए हैं, अब यही कोई करतब दिखाए, तो सर वो ऐसा नहीं होता। कुछ बैरियर्स फिर वो कर्तव्य ही दिखाएगा। हाँ। फिर वो वही कर्तव्य दिखाएगा कि वो जो है ना अपना ले लेगा, हाँ। और आपको इम्तिहान में डाल देगा, आपकी नस्लों का तक वो बीमारी भी जाएगी। ऐसा ही है। वो बाद में उसको फिर भुगतेगा या क्या करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस्लाह नहीं होगी। देखें, एक मुआलज और एक पेशेंट, कुछ बैरियर्स मुआलज के हैं, वो उसको ख्याल रखना चाहिए एज अ मुआलिज, और कुछ जो हैं वो पेशेंट के बैरियर्स हैं। बैरियर्स उसको बताना, उसके ऊपर उसको कायल करना, उसको बाकायदा लॉजिकल उसको हर चीज़ को वो करना और उसके मुताबिक उसको चलाना, उसकी इस्लाह करना। दरअसल इलाज और मुआलजा जो है वो यही चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये करने की भरपूर कोशिश करते हैं। रब शिफा देने वाला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए। वो हमारे मुर्शद फरमाते हैं कि वो तो है ही रहमानुर रहीम, और उसको हर वक्त आप रहमानुर रहीम के ही उससे बुलाएंगे तो वो तो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकता, देखता ही नहीं। तो वो तो है ही हमारी तकलीफें जितनी भी हैं उनको दूर करने वाला है। तो हम जो है अगर अपनी बैरियर्स, अपनी इस्लाही चीज़ें इनको समझें, इनके ऊपर थोड़ा सा वो करें, तो अल्लाह पाक उनके ऊपर जो है ना वो अपनी रहमत करते हैं, शफा मिल जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। और ये मामला जितने भी हैं सारे गुफ्तगू ही हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि बात आपको समझाई जाए, बावर कराई जाए। इस सारी गुफ्तगू के दौरान कहीं पे भी आपने गौर किया होगा, अगर प्रोग्राम देखने का मौका मिला है, कि दवा का तस्करा नहीं हुआ। और हमारी कोशिश यही होती है, मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी अद्वियात आपने तैयार कर रखी हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी उसका तस्करा करें, लेकिन खुदा का शुक्र है कभी उसके बारे में बात नहीं की। कोशिश हमेशा से यही होती है कि आपको सबसे पहले जो चीज़ समझाई जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी लंबी एक तमहीद बांधी और समझाने की कोशिश की कि हर बीमारी का सिलसिला, उसका जो आगाज़ है जहाँ से होता है, अगर उस चीज़ को ठीक या दुरुस्त कर लिया जाए, इस्लाह कर ली जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी बीमारी नहीं आपको लग सकती। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ये सारे मामला जो हैं इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होती है। अब जनाब वक्त हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, सेगमेंट का भी और प्रोग्राम का भी। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।